नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के वाराणसी के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने आज काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। मोदी ने काशी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने काशी के विकास की बात की, वहां शुरू की गई परियोजनाओं की बात की, साथ ही साथ काशी में रोड और रेल के विकास का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। इसके बाद पीएम मोदी बीएचयू मेडिकल कॉलेज में गए, जहां उन्होंने डॉक्टर्स से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। 4 तस्वीरें मोदी के वाराणसी दौरे की। आज आपने मंच से पीएम मोदी ने यूपी में फैले माफिया राज की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद यूपी में माफिया राज और आतंकवाद पर लगाम लग गई है। बीएचयू में बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्षियों पर भी वार किया। पीएम बोले कि यूपी के विकास के लिए 2017 से पहले भी केंद्र की तरफ से पैसा दिया जाता था, लेकिन वो पैसा लखनऊ में बैठे लोग रोक लेते थे। कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। काशी में पीएम मोदी ने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और कोरोना से लड़ाई को लेकर सीएम योगी की खूब पीठ थपथपाई। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। तरफ प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में थे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट है देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन को लेकर क्या सोचते हैं काशी के लोग, ये रिपोर्ट देखिए।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देख सकते हैं। आज वो एक दिवसीय दौरे पर हैं। ये उनका पूरा काफिला है नरेंद्र मोदी का, जो यहाँ पर 15,000 जो उन्होंने एक बड़ी सौगात काशी वासियों को दी है। इनमें से गाड़ी पर सवार हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और ये यादगार इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंक दिया है 2022 के चुनाव का। और जिस तरीके की उनका संबोधन था उसमें साफ था कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और ये साफ किया कि अगर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनती है तो उसके मायने क्या होगी, डेवलपमेंट किस तरीके हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो तरक्की काशी चाहता था वो तरक्की आज देखने को मिल रही है, ऐसा दावा है पीएम नरेंद्र मोदी का और सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन ये सबको मालूम है 2022 की जंग बड़ी है, लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ता है पीएम के कैंपेन पर, बीजेपी के कैंपेन पर और बीजेपी के सत्ता पाने की चाह पर। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेजेड कैंपेन में उतर आई है और अब देखना ये है कि आज के बाद काशी को और क्या कुछ मिलता है, क्योंकि चुनाव 22 में है लेकिन सांसद रहेंगे नरेंद्र मोदी 2024 तक की और तब तक रहेंगे प्रधानमंत्री। फर्क बहुत पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि 2022 की जंग आखिर जीतता कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, वाराणसी। नहीं, उनके आने पे तो काफी डेवलप हुई है, काफी सुधार हुआ है। क्या बदलाव हुआ? सारे रोडे सारे बन गए हैं, काफी यहाँ पर डिसिप्लिन नियम काफी सब। आप बताइए कितना काशी बदला? सर बहुत बदला है। बनास का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। रोडें, लाइटें, सब कुछ, सारी व्यवस्था, शिक्षा से लेके सब कुछ में हुआ है। अब कोरोना काल में थोड़ा सा भाई मुसीबत तो है ही, बाकी तो सब सही चल रहा है। कितना बदला काशी? बनारस बहुत बदल चुका है। जैसे हमारा पूरा गंगा साफ अभियान हुआ है, यहाँ ट्रैफिक कम हुआ है। यहाँ पे अपना रिंग रोड बन रहा है जो पूरे बनारस को चारों तरफ से जोड़ेगी। मीन्स और भी बहुत से बदलाव हुए हैं जो कि मतलब अच्छे 2022 तक और भी नतीजे दिखेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, खाली क्या बदला है बनारस के अंदर। अच्छे दिन आएंगे, वो कब आएंगे? आज तक नहीं आए अच्छे दिन। सब बदल गया है। काशी तो इतना अच्छा बदल गया कि आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा नहीं था जो इस समय हो गया है। ये हो गया है कि यहाँ के कम से कम शांति वातावरण हो गया सब। नहीं, पहले तो लुटेरों का वातावरण था। बस इतना ही कहूंगा मैं। काशी की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। आगे चलते हैं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली में है और कमलनाथ के दिल्ली में होने के कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद में मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के ना होने के बाद कमलनाथ कांग्रेस के बड़े और पुराने नेताओं में शामिल हैं और पार्टी आला कमान का भरोसा भी कमलनाथ के साथ है। ऐसे में उनको कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो उन्हें कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसमें 2 दिन पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। अगले साल कई राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के भीतर भी कई तरीके की खबरें चल रही हैं। पंजाब का झगड़ा अभी शांत नहीं हुआ है, वहीं पार्टी के भीतर भी असंतुष्ट नेताओं का एक गुट है जिसे शांत करने की कोशिश की जा रही है। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। 10 जनपद 12 बजे पहुंचे थे और लगभग 2.5 घंटे तक 10 जनपद थे। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, 2.5 घंटे की मुलाकात थी कमलनाथ की और सोनिया गांधी की। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी। खबरें ये आ रही हैं कि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है कमलनाथ को। सुमित। जी हाँ, बिल्कुल रजत, ये मुलाकात 2 दिन से कमलनाथ दिल्ली में थे। आज ये तीसरा दिन था जब उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। और जिस तरीके से कांग्रेस में सांगठनिक फेरबदल होना है, जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है, अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना है, इसके बीच में कमलनाथ का सोनिया गांधी से मिलना, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि कमलनाथ को एक बड़ी भूमिका कांग्रेस के संगठन में दी जा सकती है। चाहे वो वर्किंग प्रेसिडेंट की भूमिका हो या फिर एक और चर्चा जो है कि 3 या 4 उपाध्यक्ष बनाने की, तो ऐसी कोई भूमिका हो। और दूसरी एक बात जिसकी चर्चा आप कर रहे थे रजत, तो अहमद पटेल के जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर कमलनाथ ही एक ऐसा वो चेहरा है जिनके बाकी जो पार्टीज हैं उनके नेताओं से, बड़े नेताओं से भी अच्छे ताल्लुकात हैं।
आज जो मुलाकात हुई है कमलनाथ की, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, तो प्रियंका गांधी इस समय यूपी के दौरे पर जाने वाली हैं, उन्हें यूपी के दौरे पर कल जाना है। तो ऐसे में कमलनाथ से बातचीत होना, क्या गठबंधन की संभावनाएं जब तलाशी जाएंगी तो क्या कमलनाथ का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा? समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ, इनके नेताओं के साथ कमलनाथ के अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। तो ऐसे में जब गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी तो उसमें भी कमलनाथ की भूमिका हो सकती है। इस पर भी चर्चा हुई है, जैसी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। ठीक है सुमित, आप रहिए हमारे साथ। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही कलह पर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आपसी मतभेद खत्म करने का फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया है और ढूंढ लिया गया है। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं नाराज चले नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे। ये हिंदू और दलित समुदाय के होंगे। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में कुछ नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। पार्टी में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के पीछे भी वोट की राजनीति देखी जा रही है। उन्होंने तो आम आदमी पार्टी पे कटाक्ष भी बहुत किया है और उनके ऊपर कहा कि उनका तो कोई मॉडल ही नहीं है। तो जो मेन मुद्दा है आम आदमी पार्टी का मॉडल का, उसको तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। पर ये तो देखिए, सिद्धू साहब का एक तरीका होता है, थोड़ा बहुत व्यंग वो हर चीज में करते हैं, व्यंग के लिए भी वो जाने जाते हैं। और जो उनके ट्वीट्स में व्यंग नहीं देख सकता वो उनको समझ भी नहीं सकता। वो आम आदमी पार्टी के काम की तारीफ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे सिद्धू ने उठाए उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो ट्वीट सिद्धू ने किया था जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, वो तंज के रूप में था, वो तारीफ के रूप में नहीं था। एक बार वापस चलते हैं सुमित के पास। सुमित, हरीश रावत ने यह बात कही है कि दोनों को साथ में काम करना है, सिद्धू को और कैप्टन को। यही कांग्रेस पार्टी चाहती है और यही कांग्रेस पार्टी के हित में है कि 2 बड़े चेहरे एक साथ हो, जिसमें जो एंटी इनकम्बेंसी वो चली जाए और जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए। ये रिलीज कब आएगी? क्योंकि लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है और हरीश रावत कह रहे हैं वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाना है, दलित वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना है, एक यूथ को भी आगे करना है, एक हिंदू चेहरे को भी आगे करना है। लेकिन रिलीज में क्या दिक्कत है? जी हाँ, बिल्कुल रजत। और कांग्रेस पार्टी में भले ही हरीश रावत ये बयान दे रहे हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जब तक प्रेस रिलीज ना आ जाए, जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो जाए किसी भी अपॉइंटमेंट की, तब तक उसकी किसी भी कयास को पूरा नहीं माना जा सकता, किसी भी कयास को सच नहीं माना जा सकता। पंजाब के मामले में बुधवार तक फैसला करना था, लेकिन उसके बावजूद फैसला लटक गया। और अब भले ही हरीश रावत कह रहे हो, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं जारी की जा रही है। इसका मतलब है कि क्या कहीं कोई और पेच फंसा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू, जो शुरुआत से ही उनकी डिमांड थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए, जिसकी खिलाफत कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे। 2 बार वो कमेटी से मिलने आए, जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें हरीश रावत भी मेंबर थे। दोनों ही बार उन्होंने इस बात का विरोध किया कि सिद्धू को पीसीसी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर चंडीगढ़ में जाकर एक लंच डिप्लोमेसी की। वहां पे भी कई सारे नेताओं को इकट्ठा बुलाया। पंजाब के जो नेता थे, उनके कई सारे बयान आए कि नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष बनना कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा। ऐसे में ये बात तो साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला करती है या मन बना चुकी है ऐसा करने का, तो फिर निश्चित तौर पर कैप्टन के साथ किस तरीके से सहयोग के साथ, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्हीं के चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। आप नजर बनाए रखिए। और उत्सुकता इसी बात की है कि कांग्रेस आधिकारिक घोषणा कब करेगी, क्योंकि वक्त बहुत निकल गया है, सिर्फ तारीखें आ रही हैं। आधिकारिक घोषणा अब तक पंजाब को लेकर नहीं हुई है। पंजाब के बाद रुख करते हैं महाराष्ट्र का। परमबीर सिंह पर लगे आरोपों की एसीबी करेगी जांच। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का ऑफ रिकॉर्ड बयान क्या है? मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप आधारहीन है। सच में मैं पहले ही कोर्ट को बता चुका हूं, सच जो है बता चुका हूं, ये कहना है परमबीर सिंह का। और अब एसीबी जांच करेगी कि आखिर जो आरोप परमबीर पर लगे हैं, जिस तरीके से एक्सटॉर्शन का आरोप परमबीर सिंह पर लगा है, जिस तरीके से उगाई का आरोप लगा है, वो कितना सही है नहीं है, एसीबी जांच करेगी। डीजी होमगार्ड्स परमबीर सिंह इसी ऑफिस में बैठते हैं। जब हमने उनके दफ्तर में जाके पूछताछ की तो पता लगा कि पिछले 1 हफ्ते से वो मेडिकल लीव पर है और वो मुंबई में नहीं है, वो अपने नेटिव प्लेस में चले गए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो जांचें चल रही है उसमें भी वो पेश नहीं हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को उन्होंने बता दिया है कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए जब तक फैसला नहीं आता
तब तक वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे, 100 करोड़ की फिरौती का जो मामला उन्होंने दर्ज करवाया था, कोर्ट में इसी को लेकर वो गए थे। अब उस मामले में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने ओपन इंक्वायरी परमवीर सिंह के खिलाफ शुरू कर दी है। अब मामला जो है काफी पेचीदा जा रहा है और परमवीर सिंह इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी है परेशानी। ईडी ने शुरू की है 300 करोड़ की लैंड डील की जांच। देशमुख के बेटे सलिल के खिलाफ ईडी ने शुरू की है जांच। सलिल देशमुख पर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप है। ईडी के रडार पर अनिल देशमुख के बेटे सलिल भी। हम देखते हैं कि कितने सारे एलिगेशंस जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन पर लगाए गए हैं। फिर क्यों ना वो 100 करोड़ के हफ्ता वसूली का हो या जिस तरह से ईडी का केस आ रहा है, इन सब चीज को लेकर जहां पे ईडी के केस के बारे में पता चल रहा है, वहीं अनिल देशमुख की ओर से पत्र जो ईडी को दिए जा रहे हैं वो तो हमें समझ में आ रहा है या पता चल रहा है, फिर साथ ही में क्या उनका कहना है इस पूरे एलिगेशंस पे, उसको लेकर जो है उनके लॉयर हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट कमलेश घुमरे। इनसे बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा जो केस चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्या सारी उनकी ओर से उनका कहना है। सर, ईडी का केस बहुत ही क्लियर है। वो कहते हैं कि पूरा स्ट्रेट ऐसा चेन दिखाई दिया है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक किस तरह से 4.70 करोड़ कलेक्ट किए गए हैं बार रेस्टोरेंट से, उनके स्टेटमेंट्स लिए गए और ये वजह ने कलेक्ट किया है इंस्ट्रक्शंस अनिल देशमुख की ओर से, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, जिसमें शिंदे और मिस्टर पलांडे भी इंक्लूड। सी एज फार एज दैट कलेक्शन गोज, वो तो जो भी बार ओनर्स ने दिया होगा, दे हैव गिवन इट टू मिस्टर वज़े। आगे वज़े ने ये किसको दिया, शिंदे को दिया या मिस्टर देशमुख को दिया, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन हियरसे। इट इज ओनली वन पर्सन, एक अकेला आदमी ये बोल रहा है। आपने उसने जो कहा उसको टेस्ट किया है क्या? आपके पास क्या अपार्ट फ्रॉम वज़े की स्टेटमेंट और क्या एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है। कोई भी एंट्रीज कहीं के मिक्स एंड मैच जैसे बोलते हैं कि एक एंट्री यहाँ से ले ली, एक एंट्री वहाँ पर ले ली, भले ही एक एंट्री 10 लाख की होगी, एक 8 लाख की होगी, बोल देंगे यार ये वो 10 लाख में से ये 8 लाख इसमें है, ये ना देखते हुए कि वो आए कहाँ से हैं। ये सब जो है, ये जो रिमांड की स्टेज होती है या जब तक मैटर इन्वेस्टिगेशन के दौरान तक होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर।